वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना, रिक्वेस्ट और अरदास, विनय विनती, निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका वन स्टॉप स्टडी में। मैं हूं आशुतोष मिश्रा और आज से हम भारतीय संविधान की विषय वस्तु प्रारंभ करेंगे। आइए बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताएं। पर संविधान की विशेषताओं से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि संविधान बना कैसे था। तो सबसे पहले ये देखते हैं संविधान है क्या। साधारण भाषा में कहें तो संविधान एक दस्तावेज है जिसका प्रयोग जो है देश के प्रबंधन के लिए होता है। भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। हमारे संविधान का निर्माण कुछ चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सभा ने किया था और उस सभा का नाम संविधान सभा था। तो हमारे यहाँ जो संविधान है उसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था और संविधान सभा के जो सदस्य थे वो लोग चुने गए थे। संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। संविधान सभा जो है, संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित योजना के तहत हुआ था। तो सबसे पहले जो है अगर क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का गठन कौन से मिशन के तहत हुआ था या कौन सी योजना के तहत हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 को भारत आया था। ये डेट हम लोग याद रखेंगे कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 24 मार्च 1946 को। फिर संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो जुलाई 1946 में हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। सदस्यों का निर्वाचन जो था, जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका निर्वाचन जो था अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो था जनसंख्या के आधार पर हुआ था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए और जो है जनसंख्या के आधार पे प्रांतों का प्रतिनिधित्व था। मतलब कितने सदस्य चुने जाएंगे इसका बेसिस जनसंख्या थी। बेसिकली जो रेशियो था वो 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि चुना जाना था। और ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का ये मतलब है कि जो ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत के जो प्रांत थे, 11 प्रांत थे, वहां पे विधानसभाएं थी। उन विधानसभाओं के जो सदस्य थे उनको जनता चुनती थी और जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको वो सदस्य चुनने वाले थे। तो एक तरह से जो है जिन सदस्यों को जनता ने चुना था वो सदस्य संविधान सभा के सदस्यों को चुन रहे थे। तो इस वजह से इसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। ये तीनों चीजें याद रखेंगे हम लोग कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पे हुआ था, प्रतिनिधित्व जो है जनसंख्या के आधार पर था और 10 लाख पर एक प्रतिनिधि था, 10 लाख की जनता पे एक प्रतिनिधि था। ये हम लोग याद रखेंगे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य चुने जाने थे। उनमें से जो सदस्यों का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैसे था, 292 सदस्य जो थे वो उन 11 प्रांतों से चुने जाने थे जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे। उसके अलावा 4 कमिश्नरी थी जो ब्रिटेन के राजगद्दी के अधीन थी या ब्रिटिश सरकार के अंडर में आती थी। वो 4 कमिश्नरी कौन कौन सी थी ये देख लेते हैं। वो 4 कमिश्नरी थी दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। उसके अलावा 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों से आने थे। तो ये जो था संविधान सभा का बेसिकली स्ट्रक्चर होना था कि 389 सदस्य हैं जिसमें 292 सदस्य जो हैं ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आएंगे, जो 11 प्रांत हैं, और जो 4 सदस्य आएंगे वो चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आएंगे, वो भी ब्रिटेन के ही अधीन थे, और 93 सदस्य जो एक तरह से कहा जाए कि स्वतंत्र देशी रियासतें थी उनसे आएंगे। अब इन टोटल 389 में से 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए थे। ये चुनाव जो है जुलाई 1946 में करवाया गया था। 296 स्थान कौन कौन से थे, जो 292 सदस्य ब्रिटिश 11 प्रांतों से थे और 4 कमिश्नरी प्रांतों से मिला के जो टोटल 296 सदस्य बन रहे थे, इनके लिए चुनाव किए गए थे। जिन चुनावों में से, और ये चुनाव किए कब गए थे, जुलाई 1946 में किए गए थे, ये हम लोग याद रखेंगे। इन चुनाव में से 208 सीट कांग्रेस जीती थी, 73 सीट जो है मुस्लिम लीग जीती थी, 8 जो थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और बाकी सारी पार्टीज एक एक जीती थी। ये बाकी सब मैंने इसलिए लिख दिया है कि ये 3 हम लोग याद रखेंगे, कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का और स्वतंत्र का। उसके अलावा अगर किसी भी पार्टी का पूछा जाता है तो वो 1 सीट जीती थी। अब संविधान सभा की पहली बैठक जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। उस दिन सोमवार था, सुबह 11 बजे बैठक हुई और सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। फिर दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को और उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ये हम याद रखेंगे, दोनों याद रखेंगे। बेसिकली सच्चिदानंद सिन्हा जी को भी याद रखेंगे कि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था 9 दिसंबर की बैठक में। और 11 दिसंबर की जो बैठक हुई थी उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ये भी बात हम लोग याद रखेंगे। ये चीज पूछी जाती है, पहली बैठक की डेट भी पूछी जाती है, दूसरी बैठक की भी डेट पूछी जाती है, और अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाया गया था, स्थायी अध्यक्ष कौन बनाया गया था। उसके अलावा एच.सी. मुखर्जी जी को उपाध्यक्ष बनाया गया, ये 11 दिसंबर वाले दिन हुआ, और बी.एन. राव जी को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है।
13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यही संविधान की प्रस्तावना बनी आगे जाके। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया गया। इसकी स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को हो गई। ये दोनों डेट याद रखेंगे कि 3 जून 1947 को एक घोषणा होती है जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। उसके तहत पाकिस्तान के लिए अलग से विधानसभा का गठन करने का प्रावधान किया गया। अब इसके तहत क्या होता है कि जो हमारी संविधान सभा में 389 सदस्य चुने गए थे, उनमें से कुछ पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी संविधान सभा में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। उसे हम अभी आगे देखते हैं। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है और उसका अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया जाता है। ये चीज हम लोग याद रखेंगे कौन सी तारीख को जो है प्रारूप समिति का गठन हुआ था। फिर क्या होता है, 31 अक्टूबर 1947 को विभाजन के बाद वाली एक बैठक होती है, जो हमारा देश विभाजित हो जाता है 15 अगस्त को। उसके बाद जो बैठक होती है कि 31 अक्टूबर 1947 की बैठक में जो कुल सदस्य भाग लेते हैं वो 299 होते हैं। यही हमारे सदस्य रह जाते हैं, क्योंकि 389 होने थे पर पाकिस्तान डिवाइड हो गया, तो 299 सदस्य रह जाते हैं हमारे देश के, हमारे भारत के लिए। और इनमें से जो है 70 सदस्य देशी रियासतों से रहते हैं। ये नंबर हम लोग याद रखेंगे। 31 अक्टूबर 1947 की बैठक में जिन 299 सदस्यों ने भाग लिया था, उनमें से 284 सदस्य 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ या अंतिम रूप से पारित हुआ, उस दिन भी 284 लोग मौजूद थे इन्हीं 299 में से। और इन सबके हस्ताक्षर जो है मूल संविधान पे हैं। इन लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा की कुल 105 बैठकें हुई थी। कुल 11 अधिवेशन हुए थे और हस्ताक्षर वाले दिन का अधिवेशन मिला लिया जाए तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। हम लोग क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाता है तो हम देख लेंगे, मोस्टली 11 डालना होता है, लेकिन अगर हस्ताक्षर वाले अधिनियम को कुल मिलाकर देखा जाए तो 12 अधिवेशन हुए थे। अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया था। ये भी हम लोग याद रखेंगे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो पहली, दूसरी और अंतिम बैठक, ये 3 बैठकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब जो समितियां बनी थी संविधान सभा में, उनके अध्यक्ष और उन समितियों को देख लेते हैं एक बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती हैं। नियम समिति थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संचालन समिति का अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। प्रारूप समिति ऊपर हमने देख लिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो थे सरदार पटेल थे। सलाहकार समिति के अंदर 4 उप समितियां थी। ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, इन चारों को आइए देख लेते हैं एक बार। पहली उप समिति जो थी मूल अधिकार उप समिति थी, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। फिर अल्पसंख्यक उप समिति थी, इसके HC मुखर्जी जी थे। फिर पूर्वोत्तर सीमा जनजाति क्षेत्र और असम आदि के लिए एक अलग से उप समिति बनाई गई थी। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो गोपीनाथ बारदोलाई जी को बनाया गया। फिर अपवर्जित और भागतः अपवर्जित क्षेत्र थे, असम को छोड़कर, उनके लिए समिति थी। उसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए JJ निकोल्स राय बनाए गए। अगला जो है संघ शक्ति समिति, कई बार पूछा गया है ये, जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। परिचय पत्र समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर को बनाया गया था। फिर आवास समिति डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को बनाया गया था। कार्य निर्धारण समिति का अध्यक्ष जो थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, इनका नाम KM मुंशी है। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कृत्यों की समिति GV मावलंकर जी थे अध्यक्ष। राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये भी कई बार पूछा गया है। उच्चतम न्यायालय के लिए तदर्थ समिति थी, उसके लिए H वरदाचार्य जी को बनाया गया था। प्रारूप समिति जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट समिति है। इसके अंदर अध्यक्ष समेत 7 सदस्य थे। अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था, ये ऊपर हम 2 बार देख चुके हैं। उसके अलावा जो बाकी के सदस्य थे वो भी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो सदस्यों का नाम देख लेते हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे। KM मुंशी जी थे, जिनका नाम अभी ऊपर हमने देखा है। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी। N गोपाल स्वामी अयंगर थे। BL मित्र जी थे, बाद में इनकी जगह N माधवराव जी ने ले ली। फिर DP खेतान जी थे, इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी जगह पे TT कृष्णमाचारी जी को रख लिया गया। फिर मोहम्मद सादुल्लाह जी थे। इतने लोग जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी थे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं संविधान के निर्माण से रिलेटेड। सबसे पहले 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, कई बार पूछा गया है। 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की घोषणा की गई। भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली। 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान और
राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। दोनों को एक ही दिन अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 में। याद रखेंगे ये दोनों चीज़ें, झंडे का भी और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत का भी। संविधान का जो पहला प्रारूप था वो 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया था। 26 अक्टूबर 1948 को संशोधन के बाद उसे दोबारा प्रस्तुत किया गया था और पहली बार जो वाचन हुआ था संविधान का वो 4 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ था। 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 के बीच में दूसरा वाचन हुआ और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया था, ये एक ऐतिहासिक डेट है। और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 जो है इस दिन संविधान अपनाया गया था और इसके उपलक्ष्य में हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान के निर्माण में जो समय लगा वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा था और प्रारूप पे 114 दिन तक बहस चली थी। कुल खर्च जो है 63,69,729 रुपए का हुआ था। अब आते हैं हम लोग संविधान की विशेषताओं पर, जो हमारा मेन टॉपिक है। हमारे संविधान जो मूल रूप से जो हमारा संविधान बन के आया था उसके अंदर 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में जो हमारा संविधान है उसमें काफी संशोधन हो चुका है, तो अभी उसमें 22 भाग हैं। गणना की दृष्टि से देखा जाएगा तो 25 भाग हैं टोटल, लेकिन ऐसे मतलब कुछ भागों का क और ख ऐसे बना के 25 भाग बैठते हैं। 395 अनुच्छेद है, लेकिन अगर गणना करके देखेंगे तो लगभग 470 अनुच्छेद बैठेंगे और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की विशेषताओं की बात करेंगे तो संविधान जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च माना गया है। भारतीय संविधान को सबसे सर्वोच्च चीज जो है हमारे राजनीतिक व्यवस्था में वो है हमारा संविधान। हमारे संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही लक्षण विद्यमान है। एकात्मक लक्षण कौन सा है, जैसे एकात्मक लक्षण के कौन कौन से उदाहरण हैं, या अगर कहा जाए कि एकात्मक लक्षण कौन कौन से उपलब्ध मौजूद हैं हमारे संविधान में, तो हमारे यहाँ एक शक्तिशाली केंद्र है, केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है राज्य के मुकाबले, और एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये जो चीज़ें हैं एकात्मक संविधान में होती हैं। लेकिन संघात्मक लक्षण जो है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो संविधान सर्वोपरि है। कोई एक राजा या शासक जो है या कोई प्राइम मिनिस्टर वो सर्वोपरि नहीं है, सर्वोपरि संविधान है। शक्तियों का विभाजन किया गया है, राज्यों में और केंद्रों में शक्तियों का विभाजन है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, हमारी न्यायपालिका किसी के अधिकार में काम नहीं करती है। लिखित संविधान है और संविधान हमारा कठोर भी है। हमारे भारत की शासन प्रणाली जो है हमारे संविधान के अनुसार वो संसदीय है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भारत की शासन प्रणाली कौन सी है, किस टाइप की है? संसदीय मानी जाती है हमारी। हमारे संविधान में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, यानी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये फेडरेशन नहीं है, यूनियन है, अविनाशी संघ है। अमेरिका का जो है वो फेडरेशन है, वहाँ पे राज्य अगर चाहे तो अमेरिका से अलग हो सकते हैं। वहाँ पे जो 51 राज्य उनमें से कोई भी राज्य जब चाहे अमेरिका से अलग हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, अविनाशी संघ है। हमारे देश में राज्य जो है अलग नहीं हो सकते। और ये जो मेंशन है हमारे संविधान के भाग 1 में मेंशन है। भाग 1 जो है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हमारे भाग 1 में है। और सबसे पहला आर्टिकल ही है कि इंडिया दैट इज भारत राज्यों का एक संघ होगा। हमारी उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग मानी जाती है और ऐसा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में प्रूफ किया था, या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेशित किया था। 1973 में ऐसा ये वाद हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट में केस था, केशवानंद भारती जी ने किया था केरल राज्य के अगेंस्ट। और उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि उद्देशिका या प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का हिस्सा है। भारतीय संविधान जो है विश्व का विशालतम संविधान है, सबसे विशाल संविधान पूरी दुनिया का हमारा है। इसके अंदर नम्यता तथा कठोरता का अद्भुत समन्वय है। तो हमारा संविधान कठोर भी है और नम्य भी है। हमारा संविधान जो है केंद्राभिमुख है, मतलब केंद्र की तरफ अपना ज़्यादा वो दिखाता है, केंद्र को ज़्यादा फेवर करता है एक तरह से कहा जाए तो। वयस्क मताधिकार देता है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति देता है हमारे सुप्रीम कोर्ट को। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारी, हमारे मूल अधिकार देता है हमारा संविधान। मूल कर्तव्यों का समावेश है हमारे संविधान में। राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व है हमारे संविधान में। एकल नागरिकता का प्रावधान है और नागरिकता का जो प्रावधान है भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं। इसके बारे में हम बाद में थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। उद्देशिका जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी मानी जाती है? तो उद्देशिका या प्रस्तावना को माना जाता है।
उद्देशिका के बारे में कुछ और बातें जान लेना जरूरी है। जैसे यह न्याय योग्य नहीं है, मतलब उद्देशिका के बेसिस पे कोई जजमेंट नहीं दिया जा सकता है। यह वाद योग्य भी नहीं है, यानी उद्देशिका में लिखी हुई चीज़ों को हम लोग कोर्ट में जाके जबरदस्ती लागू करने के लिए नहीं कह सकते हैं। ये वाद योग्य नहीं है, कोर्ट में उसके बेसिस पे केस नहीं किया जा सकता सेंटर या स्टेट के खिलाफ। संशोधन किया जा सकता है, उद्देशिका के अंदर संशोधन किया जा सकता है। अगर मूल ढांचे के अंदर कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो संसद जो है उद्देशिका में संशोधन कर सकती है। यह हमारे देश को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात करती है। ऐसा लक्ष्य हमारे सामने रखती है कि हमारा देश जो है एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनेगा। इन सारे शब्दों के अपने मतलब हैं, जिसको हम लोग बाद में कभी देखेंगे। हमारे नागरिकों को ये 3 तरह के न्याय प्रदान करती है। हमारी उद्देशिका में हमारे नागरिकों को 3 तरह के न्याय दिए गए। कौन कौन से हो न्याय? सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है। ये याद रखेंगे, अच्छे से इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे कि 3 तरह के न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता हमारी उद्देशिका हमें प्रदान करती है। हमारी प्रस्तावना में लिखा गया है ये चीज, और ये चीज ऐसे ही पूछी जाती है कि कौन कौन से न्याय या कितने तरह के न्याय हमारी प्रस्तावना में दिए गए हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि हमारे प्रस्तावना में, हमारे संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा न्याय जो है नहीं है? तो उसमें ऑप्शन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कोई एक और न्याय दे दिया होगा, वो वाला ऑप्शन हमारा सही होगा कि वो चीज़ हमारे में नहीं है। फिर हमारे संविधान में, हमारे संविधान की प्रस्तावना में हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता देने की बात की गई है। कौन कौन सी है वो? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। 2 प्रकार की समानताएं देने की बात की गई है। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। ये हमारी प्रस्तावना का हिस्सा है। हमारे संविधान की एक विशेषता ये भी है कि हमारे देश में विधि का शासन है और हमारे संविधान में आपातकालीन उपबंध भी हैं। तो ये हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं हो गई। हमारे देश का जो संविधान है वो अलग अलग देशों के संविधान से प्रेरित है। तो आइए ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से देश के संविधानों से कौन कौन सी प्रेरणाएं ली गई हैं। सबसे पहले ज़्यादातर उपबंध जो है हमारे देश के संविधान में, ज़्यादातर उपबंध जो हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। उसके अलावा यूएसए के संविधान से काफ़ी सारी चीज़ें ली गई हैं। उनमें से जो मुख्य हैं वो है उद्देशिका का विचार लिया गया। जो प्रस्तावना का विचार है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये बात अच्छे से याद रखेंगे कि प्रस्तावना का विचार लिया गया, प्रस्तावना की भाषा जो है वो यूएसए से नहीं ली गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन जो है ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यूएसए के संविधान से, मूल अधिकार यूएसए के संविधान से, उपराष्ट्रपति का पद यूएसए के संविधान से और राष्ट्रपति पर महाभियोग ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये सारा अच्छे से रटेंगे हम लोग, क्योंकि ये चीज़ जो है हर एग्जाम में पूछी जाती है। हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर बन के आता है। फिर ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं? संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली। ये विधि का शासन वाले पे स्टार मार्क कर लीजिएगा, संसदीय वाले पे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछी जाती हैं। एकल नागरिकता का प्रावधान भी ब्रिटेन से लिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। द्विसदनीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। विधायी प्रक्रिया ये भी ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया है और परमाधिकार लेख ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नीति निदेशक तत्व तो नहीं, कुछ तो 50 बार पूछा गया है। ये आयरलैंड से लिया गया है। ये बहुत अच्छे से रट लेंगे, अक्सर लोग गलत कर देते हैं इसको। नीति निदेशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति भी आयरलैंड से ली गई है और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में कितने सदस्यों का नामांकन होता है और कौन करता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था के जो प्रावधान हैं वो कनाडा से लिए गए हैं। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन जो है ये भी कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी, ये चीज भी कनाडा से लिया गया है। जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज ये है, अक्सर पूछी जाती है। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फिर सोवियत संघ जो आजकल रूस है वहां से मूल कर्तव्य लिए गए हैं और प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में एक शब्द आता है न्याय, वो जो है सोवियत संघ से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठक
उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका का विचार ऊपर हमने देखा था यूएसए से लिया गया था और भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उद्देशिका की या प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई और समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है प्रस्तावना में? स्वतंत्रता, समानता, समता और बंधुत्व का जो आदर्श है तथा गणराज्य की जो अवधारणा है ये सब फ्रांस से लिया गया है। न्याय जो था वो कहाँ से लिया गया था? रूस से। अब जर्मनी का देख लेते हैं, जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से संघ की आपातकालीन शक्ति ली गई है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है, ये भी प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। पहला तो एक है, क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि भारत और अमेरिका के संविधान में क्या समानता है। वो समानता जो है कि संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है। मतलब संविधान की एक्सप्लेनेशन के लिए एक तरह से कह लिया जाए कि एक उच्चतम न्यायालय जो संविधान को एक्सप्लेन करता है। अगर संविधान के मामले में संविधान को लेकर किसी भी तरह की कन्फ्यूजन या किसी भी तरह का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए उच्चतम न्यायालय हमारे यहाँ मौजूद है। ऐसा हमारे देश में भी है और अमेरिका में भी है, तो ये समानता है हमारे यहाँ। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता, ये तीन शब्द जो हैं ये प्रस्तावना में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए। 42वां संशोधन जो है 1973 में किया गया था, ये यहाँ पे एक बार और नोट कर लीजिएगा। अब तक संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना जाता है। जो हमारी प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा माना जाता है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे माना है तो होगा तो उसका आंसर होगा आर्टिकल 32 को। लेकिन उसके अलावा अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर अंबेडकर साहब का नाम नहीं लिया जाता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा निम्नलिखित में से किसे माना गया है, तो हमारा आंसर उद्देशिका या प्रस्तावना जो भी वहां पे मौजूद हो ऑप्शन में वो हम लोग टिक करके आएंगे। 42वां संविधान संशोधन जो था उसे हम लोग मिनी संविधान भी कहते हैं। अब संविधान के भाग देख लेते हैं। कुल मिला के हमने देखा था कि 22 भाग हैं और गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं। तो संविधान के भाग और उन भागों में क्या चीज मेंशन है, कौन कौन से आर्टिकल है, ये थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। इस पे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। भाग एक साइड में लिख देगा, दूसरे साइड में उससे रिलेटेड सब्जेक्ट लिख देगा और कहेगा इनको मैच करके बता दो कौन सा किससे मैच हो रहा है। आइए देखते हैं। भाग 1, पहला भाग जो संविधान का वो संबंधित है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आते हैं। दूसरा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है, आर्टिकल 5 से 11 तक आता है इसमें। भाग 3 जो है मूल अधिकारों से संबंधित है, उसमें आर्टिकल 12 से 35 तक। भाग 4 जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व आते हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक। भाग 4 क, जैसा मैंने बताया था कि कुछ भागों के साथ उनका क भी है, तो इसी वजह से 25 हो जाते हैं गिनती में। ऐसे टोटल भाग 22 ही है, लेकिन इसमें जैसे 4 वाले में 4 क है और भाग 9 वाले में 9 क 9 ख है, तो इस वजह से 3 बढ़ जाते हैं। खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। भाग 4 क मूल कर्तव्य है, इसमें आर्टिकल 51 क आता है। भाग 5 है संघ के बारे में है और इसमें आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक आते हैं। भाग 6 है ये राज्यों के बारे में है और इसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से 237 तक आते हैं। भाग 7 जो है ये निरसित कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, इसे हटा दिया गया, ये संविधान का हिस्सा नहीं है। इसके अंदर आर्टिकल 238 आता था, यह भी हटाया जा चुका है। भाग 8 जो है इसके अंदर संघ राज्य क्षेत्र आते हैं, इसके अंदर आर्टिकल 239 से 242 तक आता है। भाग 9 में पंचायतें आती हैं, इसमें आर्टिकल 243 से 243 ड़ तक आता है। मतलब 243 तो आता ही आता है, उसके अलावा 243 क से लेकर 243 ड़ तक आता है। अगर आपको अंग्रेजी में देखना है तो उसके लिए 243 ए से लेकर 243 ओ तक आता है। भाग 9 क जो है या भाग 9 क, इसके अंदर नगर पालिकाओं के लिए प्रावधान है और इसमें आर्टिकल 243 त से लेकर 243 य 6 तक आता है, या फिर अगर आप अंग्रेजी में देखना चाहें तो 243 पी से लेके 243 जी तक आते हैं या जेड जी तक आते हैं। भाग 9 ख में सहकारी समितियां आती हैं और इसके अंदर आर्टिकल 243 य ज से लेकर 243 य 9 तक आते हैं। अगर आप अंग्रेजी में देखना चाहें तो आर्टिकल 243 जी एच से लेकर 243 जी टी तक आते हैं। भाग 10 जो है वो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र से संबंधित है और ये इसमें आर्टिकल 244 और 244 को आता है। भाग 11 जो है संघ राज्य संबंधों के बारे में है
और इसमें आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक आते हैं। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद आते हैं और इसके अंदर आर्टिकल 246 से 300 क तक आते हैं। फिर भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम वाले प्रावधान आते हैं। इसके अंदर आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक आते हैं। उसके अलावा भाग 14 है, इसके अंदर संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आती हैं। इसके अंदर आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक चलता है। भाग 14 क, इसमें अधिकरण आते हैं और आर्टिकल 323 क से लेकर 323 ख तक, मतलब 2 आर्टिकल इसके अंदर हैं। भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है। इसके अंदर आर्टिकल 324 से 329 आते हैं। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि अभी निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ विवाद जो है हमारे देश में चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निर्वाचन से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं और कौन से भाग जो है, कौन सा भाग जो है हमारे संविधान में निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 जो है कुछ वर्गों के विषय में विशेष उपबंध करता है। इसके अंदर आर्टिकल 330 से 342 तक आते हैं। भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है। इसके अंदर आर्टिकल 343 से 351 तक आते हैं। ये भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भाग 18 की बात करते हैं, ये आपात उपबंधों से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर के आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। 352 से लेकर 360 तक जो है आपात उपबंधों से संबंधित है। कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आपात उपबंधों से संबंधित है। भाग 19 जो है इसके अंदर प्रकीर्ण आते हैं। इसके अंदर आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक है। भाग 20 जो है संविधान के संशोधन से संबंधित है। इसके अंदर एक ही आर्टिकल है, वो है 368 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, ये बहुत बार पूछा गया है और आगे बहुत बार पूछा जाएगा। भाग 21 जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हैं। इसके अंदर जो है आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक आता है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन जैसे प्रावधान है। ये जो है आर्टिकल 393 से 395 तक इसके अंदर आता है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग याद रखेंगे क्योंकि हमारे संविधान का हिस्सा है, तो हमें जानना चाहिए। अनुसूचियां एवं उनके विषय है। जैसा हमने देखा था कि संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं, पहले 8 थी, अभी 12 हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी अनुसूची में क्या क्या है। सबसे पहले पहली अनुसूची, इसके अंदर क्या है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में है, उनके एरिया के बारे में है कि कहां से कहां तक कौन सा राज्य और कहां से कहां तक कौन सा संघ राज्य क्षेत्र या यूनियन टेरिटरी आएगा। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन के बारे में प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। पांचवी में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध दिए गए हैं। छठी अनुसूची जो है ये थोड़ी स्पेशल है। इसके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं। तो इसमें जो है AMTM याद रखेंगे हम लोग, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। इन 4 राज्यों के, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध जो है वो छठी अनुसूची में दिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा अच्छे से याद रखेंगे। अनुसूचियां सारी इंपॉर्टेंट है, कोशिश करिए सारी याद कर लीजिए। 7वीं अनुसूची जो है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ये 7वीं अनुसूची में है। इसमें 3 सूचियां हैं। संघ सूची है जिसके अंदर 97 विषय हैं, राज्य सूची है जिसके अंदर 66 विषय हैं, वर्तमान में 61 विषय आते हैं, पर कहीं कहीं 59 विषय भी लिखा हुआ है कुछ जगहों पे, लेकिन 61 विषय वर्तमान में है। समवर्ती सूची में 47 विषय, वर्तमान में 52 विषय हो चुके हैं। 47 विषय थे, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 52 विषय हम ऑप्शन में लगा के आएंगे। उन विषयों में से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं, रेडियो है, टेलीविजन है, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग से संबंधित प्रावधान जो है वो संघ सूची का विषय है। बीमा है, रक्षा, रेलवे और निगम कर, ये सब संघ सूची के विषय हैं। मतलब इन सब चीजों पे जो नियम बनेंगे या जो भी प्रावधान बनेंगे, कोई भी बिल आएगा, ये सब संघ यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आएगी, केंद्र सरकार लेके आएगी। राज्य सूची के जो विषय हैं इनके अंदर वर्तमान में 61 विषय हैं और कौन कौन सी चीजें आती हैं, पुलिस आती है, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आती है, प्रति व्यक्ति कर आता है, गैस आती है, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज और भूमि सुधार। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि रेलवे पुलिस जो है, रेलवे यहाँ पे देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, लेकिन रेलवे की जो पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। ये चीज अच्छे से याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस पे।
और ये जो चीज़ें हैं, जो भी राज्य सूची के विषय हैं, इन पे नियम बनाने का जो है अधिकार राज्य को है। जैसे मान लीजिए अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस से संबंधित कोई भी नियम बनाना हो तो योगी जी की सरकार बनाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री इस समय योगी जी हैं। समवर्ती सूची की बात करते हैं। इसमें वर्तमान में 52 विषय हैं और उन विषयों में कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे आर्थिक योजना है, आपराधिक मामले है, जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन है, शिक्षा है, वन है, दंड प्रक्रिया है, विवाह विच्छेद है और गोद लेना। ये जो मामले हैं, ये सब मामले जो है समवर्ती सूची के विषय हैं और इन पे चाहे तो केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार दोनों ही नियम या कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ने कानून बना दिए तो केंद्र सरकार या संघ द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से संबंधित है। पहले 14 भाषाएं थी, अभी 22 भाषाएं हैं हमारी 8वीं अनुसूची में। वो याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन स्पेशली पेट में तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हमारे देश के संविधान में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं या 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का जिक्र है। 9वीं अनुसूची जो है ये पहले अमेंडमेंट 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन करने के लिए प्रावधान है। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है। दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता जो है ये इसके अंदर मेंशन है। ये 52nd अमेंडमेंट के तहत 1985 में जोड़ी गई थी। 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो है जोड़ी गई थी। ये संशोधन भी हम लोग याद रखेंगे, स्पेशली ये 4, क्योंकि इनके तहत जो है एक अनुसूचियां जोड़ी गई थी और चारों अनुसूचियां इंपॉर्टेंट हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है और ये 73वें अमेंडमेंट या 73वें संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई। इसके अंदर वर्तमान में 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है इसमें और ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। दोनों संविधान संशोधन एक साथ किए गए थे और इसके अंदर 18 विषय हैं। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा आज का टॉपिक। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये नोट्स पसंद आया हो तो आप इन नोट्स को मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए और यूपी के सभी एग्जाम्स की पूरी समग्रता से तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।